नमस्कार बच्चों। आज हिंदी क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की हिंदी पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 में संकलित कवि आलोक धनवा द्वारा रचित कविता पतंग के अभ्यास संबंधी प्रश्न उत्तर समझेंगे। इससे पहले जो मेरी वीडियो आई है उसमें हम इस कविता की 100% व्याख्या समझ चुके हैं और इसके अतिरिक्त हम इससे पहले जो दूसरे पाठ हैं उनको भी समझ चुके हैं। आशा है आपको वो समझ में आए होंगे। आज हम इस कविता के अभ्यास संबंधी प्रश्नोत्तर समझेंगे जो आपको सहायक सिद्ध होंगे प्रश्नों के उत्तर देने में। हमारा पहला प्रश्न है, सबसे तेज बौछारे गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। बच्चों, जैसे कि जो पहले की वीडियो है उनमें मैं बता चुका हूँ कि जब हम किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो उस कविता या पाठ की जो कथा वस्तु है वो हमारे ध्यान में होनी चाहिए। साथ में हमें पता भी होना चाहिए कि कौन से प्रसंग या घटना में प्रश्न का उत्तर निहित है। जैसे कि हमने पहला प्रश्न देखा, इसमें कहा कवि ने कि सबसे तेज बौछारें गई भाग हो गया, और यहाँ का जो वातावरण में परिवर्तन हुए हैं, प्रकृति में जो परिवर्तन हुए हैं वो बताने हैं। तो कविता की जो आरंभिक पंक्तियाँ हैं यदि हम उनको देखते हैं तो उनसे ही हमें स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि सबसे तेज बौछारें गई भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सेवरा सरदाया फूलों को पार करते हुए। तो यहाँ हमें प्रकृति का जो परिवर्तन है वो बताना है कि यहाँ कवि ने कहना चाहा है कि जो भादो अर्थात भाद्रपद का जो महीना है जिसमें वर्षा ऋतु बहुत तेज़ी से अपना प्रभाव दिखाती है, वो महीना अब व्यतीत हो चुका है, बीत चुका है, और उस समय पड़ने वाली जो बारिश की तेज़ बौछारें थी वे भी चली गई हैं, अर्थात अब बारिश का जो मौसम है वो व्यतीत हो चुका है। इस प्रकार की बरसात के बाद समस्त वातावरण स्वच्छ हो गया है, सारी धूल मिट्टी जम गई है, आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है, यहाँ तक कि ऋतु परिवर्तन के कारण अब बादल भी नहीं गिरते। इस स्वच्छ आकाश में जब सवेरे का सूरज आता है तो आसमान जो है वो गुलाबी रंग का हो उठता है। इस गुलाबी आसमान में वर्षा की नमी की झलक रह जाती है। इसे देखकर कवि को खरगोश की जो आंखें हैं वो याद हो आती है। इस प्रकार के परिवर्तन हम इस प्रश्न के उत्तर के रूप में लिख सकते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। विशेषण जो विशेषता बताते हैं, यहाँ कवि ने इन्हीं विशेषणों के माध्यम से कविता में एक विशेष प्रभाव उत्पन्न करने की कोशिश की है। कवि ने कहा कि सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी, इस तरह के जो विशेषण हैं वो कविता में अतिशयोक्ति अलंकार को उत्पन्न करने के लिए हैं। नहीं तो संसार में बहुत सी और भी ऐसी चीज़ें हैं जो इनसे भी पतली हो सकती हैं, हल्की हो सकती हैं, और इन सभी वस्तुओं में सबसे हल्का हमारा मन है जो हमारे स्वाभाविक रूप से भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है। और यहाँ कवि उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इस तरह के विशेषणों का प्रयोग कर रहे हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है इसमें बिंब स्पष्ट करने हैं। बिंब का अर्थ होता है दृश्य, प्रतिबिंब, परछाई। अब वो बिंब, वो दृश्य, परछाई किस तरह की है, वो प्रतिबिंब कैसा है, ये साहित्यिक शब्दावली में बताना है। और जब हम बिंब योजना का अध्याय करेंगे तो उसमें हम इसको विस्तार से समझेंगे। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा संकेत मात्र बता देता हूँ कि जैसे हम
किसी शब्द को सुनकर किसी चीज़ के बारे में एक प्रतिछाया बना देते हैं, एक प्रतिरूप बना देते हैं, हमारे सामने वो दृश्य घूमने लगता है, तो वो दृश्य बिंब होता है। जब हम कभी किसी बात को सुनते हैं और वो हमारी आंखों में वो दृश्य साक्षात हो जाता है, तो वो दृश्य होता है, वो बिंब होता है। ऐसे ही अगर हम किसी वस्तु को शब्दों के माध्यम से सुनकर केवल उसको छूने का आभास करते हैं, तो वहाँ पर स्पर्श बिंब होता है। और इसी तरह से यदि हम किसी वस्तु को का बखान सुनकर, उसकी बातें सुनकर हम उसको सूंघते हैं या अनुभव करते हैं, या ऐसा लगता है जैसे हम उसका रसास्वादन कर रहे हैं, तो वहाँ पर घ्राण बिंब होता है। तो इस तरह यहाँ पहली पंक्ति है, सबसे तेज बौछारे गई भादो गया। अब तेज बौछारे आते साथ हमें तेज बारिश की बूंदें गिरने का जो दृश्य है वो दिखाई देने लगता है, इसलिए यहाँ पर दृश्य बिंब है। सवेरा हुआ, सवेरा हुआ, सुबह का जो वातावरण है वो हम शब्दों के माध्यम से कहेंगे तो उस वैसा ही हम अनुभव करते हैं जैसा प्रातःकाल के समय प्रकृति में परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। सूर्योदय होता है या लालिमा आकाश में छाई होती वो दिखाई, अब उसका आभास करते हैं, उसको अनुभव करते हैं, तो एक दृश्य बिंब होता है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। अब खरगोश की आंखें अगर किसी ने देखी हो तो जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करेगा और इन शब्दों को सुनेगा तो उसको खरगोश की वे लाल आंखें दिखाई देंगी। इस तरह से यहाँ पर भी दृश्य बिंब है। आगे है, शरद आया पुलों को पार करते हुए। अब कोई व्यक्ति किसी सड़क को, किसी नाले को, किसी नदी को पार करके आ रहा है और हमने उसको देखा है और उसके बाद इसी तरह का किसी और किसी के बारे में बताया जाए, केवल बताया जाए शब्दों के माध्यम से, तो हम उसको उसी तरह से अपने आंखें मूंद कर या उसी तरह का जो दृश्य है वो कल्पना करते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, दृश्य बिंब हो जाता है। फिर उसके बाद आता है, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटे बजाते हुए जोर जोर से। जोर जोर से घंटी बजाना। अब घंटी की आवाज़ हम सभी ने सुनी है कि किस तरह से साइकिल की घंटी बजती है, और यदि हम उस घंटी का केवल आभास करें, उस घंटी को महसूस करें, तो हमें पता चल जाएगा कि वो किस तरह से बजती है। यहाँ पर हमने उसको सुनकर अनुभव किया है, इसलिए यहाँ पर श्रव्य बिंब है। उसके बाद चमकीले इशारों से बुलाते हुए। चमकीले इशारों से छोटे बच्चे आपस में खेलते हैं, एक दूसरे से इशारे करके बुलाते हैं, तो वही बात यहाँ पर दिखाई गई है कि किसी को इशारे से बुलाने का जो दृश्य हम याद करें, श्रवण करें, तो वहाँ पर भी दृश्य बिंब है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए। आकाश को मुलायम, मुलायम चीज़ को हम न तो बोलकर महसूस कर सकते हैं और ना ही सुनकर, अभी तो उसको छू कर महसूस कर सकते हैं, स्पर्श करके महसूस कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए में स्पर्श बिंब है। और अंतिम पंक्ति है कि वो पतंग ऊपर उठ सके। ऊपर उठ सके, पतंग का ऊपर उठने का मतलब है कि आकाश में हमने पतंग को उड़ते हुए देखा है। जब हवा सही चलती है, मौसम सही होता है, तो आकाश में पतंग उड़ती है, और हवा का बिल्कुल भी सांस भी नहीं होता है तो पतंग आकाश में नहीं उड़ पाती है। तो जब आकाश में पतंग उड़ती हुई दिखाई देती है और उनको हम केवल सोचें, उनके बारे में विचार करते हैं और वो पतंग हमें उड़ती हुई अपनी कल्पनाओं में दिखाई देती हैं, तो वो दृश्य बिंब हो जाता है। इस तरह से ये बिंब योजना है। हमारा अगला प्रश्न है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। हमने कविता पढ़ी थी तो उसमें कपास का वर्णन आया था। हम एक बार उस स्थान पर वापस चलते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास से कवि का तात्पर्य अभिप्राय है कि बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं तो पतंग उड़ाने के लिए उनको सारी सामग्री पहले से ही तैयार चाहिए। उसी तरह से जब बच्चे का जन्म होता है तो अपने जन्म के साथ ही अनेक तरह के सपने
लेकर पैदा होता है और उसी के आधार पर जीवन में आगे बढ़ता हुआ सपने बुनता रहता है, जीवन में ऊंचाइयों को छूता है और इन गुणों के आधार पर ही वो अपना एक नया स्वरूप बनाता है। तो कवि ने यहाँ पर जन्म के साथ ही जो उसके कोमल भाव हैं, सपने हैं, विचार हैं, उनको यहाँ पर कपास के रूप में अभिव्यक्त किया है, क्योंकि सपने बुनना, सपने देखना मनुष्य का जन्मजात गुण है और जो जन्म से ही उसके साथ होते हैं। इसलिए यहाँ पर कवि ने इस पंक्ति का प्रयोग किया है। हमारा अगला प्रश्न है, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है? जब बच्चे आकाश में अपनी पतंग उन्मुख उड़ाते हैं, स्वच्छंद रूप से उड़ाते हैं, तो वो भी उसी प्रकार छतों पर घूमने के लिए स्वच्छंद होते हैं और स्वच्छंद होकर ही, उन्मुक्त होकर ही इधर उधर दौड़ते हैं। उनकी नज़र पतंग पर टिकी रहती है, मानो वे स्वयं पतंग के साथ ही उड़ रहे हों। बच्चे अपनी दोनों आंखों के सहारे पतंग से ऐसे जुड़े होते हैं कि जिधर पतंग जाती है वही वो उसकी तरफ उसको देखकर दौड़ पड़ते हैं। बच्चों की इतनी एकाग्रता को देखकर ही कवि को ऐसा लगता है कि बच्चे स्वयं ही पतंग के साथ उड़ रहे हैं, जिधर पतंग जा रही है उधर बच्चे उड़कर चले जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर उनको पतंग के साथ साथ उड़ने की बात कही गई है। हमारा छठा और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारे से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। ये काव्य पंक्तियां हैं और इन काव्य पंक्तियों से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उनमें पहला प्रश्न है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है? तो दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जब बच्चे छतों पर पतंग पकड़ने के लिए दौड़ते हैं तो उनके पैरों की जो चाप है वो मृदंग की तरह ध्वनि उत्पन्न करती है। जिस दिशा में बच्चे दौड़ते हैं यह ध्वनि उसी दिशा में और ज़्यादा आवाज़ करती हुई दिखाई देती है। अगला जो प्रश्न इसमें बनाया गया है वो है कि जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। छतों पर दौड़ते हुए हमारा ध्यान पूरी तरह एकाग्र रूप से पतंग पर रहता है, पैरों पर नहीं, चाहे कहीं पर भी पैर रखे जाएं। इसलिए हमें छत की कठोरता का जरा सा भी आभास नहीं होता है। और इसी में जो अंतिम प्रश्न बनाया वो है कि खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? तो जब हम खतरनाक परिस्थितियों का सामना कर लेते हैं तो उसके बाद हम अपने आप को दुनिया की जो बड़ी से बड़ी चुनौती है उसका सामना करने में अपने आप को सक्षम मानते हैं। इस बात को हम स्वीकार करने लगते हैं कि अब हम दुनिया की चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए, कितनी विषम परिस्थितियाँ आ जाएं, हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। बच्चों, ये थे पतंग कविता के अभ्यास संबंधी प्रश्न उत्तर। आशा आपको मार्गदर्शन में सहायक होंगे। अगले वीडियो में हम अपनी दूसरी जो कविताएं हैं उनकी सह प्रसंग व्याख्या समझेंगे और उसके बाद उनके अभ्यास संबंधी प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।